नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, जो है एक सीनियर ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। नमस्ते विनय जी। नमस्कार बेटा शुभम। कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छा हूँ। शुरू करें? हाँ बिल्कुल शुरू करिए। मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ बड़े हुए हैं और आप कहाँ से हैं? बेटा मैं 1954 में एक डॉक्टर परिवार में पैदा हुआ था। मेरे फादर सिविल सर्जन थे मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एमपी में आता है। वहाँ से गवर्नमेंट जॉब होने के कारण उनके ट्रांसफ़र बीच बीच में होते रहते थे। पूरे एमपी हमने उनके साथ घूमा है। और मेरा ज़्यादा एजुकेशन जो है ग्वालियर में हुआ है। 10th ऑनवर्ड्स मैं ग्वालियर में रहा। फादर मेरे वहाँ पर एज ए सिविल सर्जन गए थे। और मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 71 में हुआ था, गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में जी। और 75 में मैंने MBBS पास किया। उसके बाद में मैंने 1980 में MS ऑर्थोपेडिक्स में किया, जो कि पहला बैच था हमारे कॉलेज का। और 1980 में ही मेरी शादी हो गई थी। वो मेरी वाइफ जो है वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर लता गुप्ता। फिर हम लोग 86 तक दिल्ली में ग्वालियर में ही प्रैक्टिस करते रहे। गवर्नमेंट जॉब में था मैं, मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में थी। और मेरे वहाँ पर 3 बच्चे हुए। आई हैव गॉट ट्विन डॉटर्स और एक बेटा है। ट्विन डॉटर सबकी तीनों की मैरिज हो चुकी है। ट्विन डॉटर्स में से एक डॉटर आपके बेंगलोर में ही IT में है, वो और उसका हस्बैंड, उसके भी 2 बच्चे हैं। सेकंड डॉटर जो है वो भी IT सेक्टर में ही है और वो दिल्ली में प्रैक्टिस करती, दिल्ली में जॉब करती है अपने हस्बैंड के साथ। और बेटा जो कि छोटा है वो मेरे साथ है, यहाँ पर मेरे परिवार में साथ में ही रहते हैं हम लोग। और उसकी वाइफ भी डॉक्टर है और उनके 2 बच्चे हैं। तो आजकल मैं अपने दादा होने का सुख अपने छोटे बच्चों के साथ में एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो मेरा बैकग्राउंड हुआ। इस बीच में मैं 86 से 95 तक सऊदी अरब में गवर्नमेंट ऑफ सऊदी हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ वहाँ पर 10 इयर्स करीब मैंने वर्क किया। मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ 5-6 साल काम किया। बच्चे मेरे वहाँ थे। जब बच्चे बड़े हो गए तो वो धीरे धीरे इंडिया में शिफ्ट हो गए और फाइनली मैं दिल्ली में वापस आ गया था 95 में। और अब मैं सरोज हॉस्पिटल, हमारा एक दिल्ली में हॉस्पिटल है, वहाँ पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ और सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन प्लस जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ मैं। रहा सवाल सोशल लाइफ का या सामाजिक समाज से जुड़े रहने का, उसके लिए भी मैं जो भी अपनी प्रैक्टिस में समय निकलता है, प्रोफेशनल काम में से समय निकलता है, वो समाज के लिए भी मैं अर्पित करता हूँ। जैसे बीच बीच में सोशल कैंप्स होते रहते हैं। अग्रवाल समाज के बनिया हूँ, अग्रवाल समाज से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो कैंप्स होते रहते हैं बीच बीच में, उसमें ऑर्थोपेडिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उनको मदद चाहिए होती है या पेशेंट्स के लिए होती है, वो जो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं, वो अपनी तरफ से प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपने घर पर प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जो मेरी फ़ीस है पूरी ही फीस ली जाए। कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो गरीब तबके के होते हैं और कहते हैं साहब मैं इतने पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो व्हाट्स एवर दे पे आई टेक, कि भाई चलो भगवान ने दिया है तो कुछ लोगों का उधर भी भला हो जाए। ये सोच लेके मैं चलता हूँ। और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मैंने 4 धाम कर लिए हैं। और कोरोना के पहले मैं कैलाश मानसरोवर अपनी पत्नी के साथ भी हो आया हूँ। और ज्योतिर्लिंगों में से भी शंकर जी के जो हैं उनमें करीब 8 ज्योतिर्लिंगों में भी हो आया हूँ। वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा भी बाहर घूमता रहता हूँ। मेरे को घूमने का, मेरी वाइफ को बहुत शौक़ है। तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग घूम चुके हैं। और कोरोना आने के पहले साउथ अफ्रीका, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, केनिया, ये सब वाइल्ड लाइफ वगैरह देख के भी आ चुका हूँ। रहा सवाल आस्था का, तो जितना भी भगवान से मांगा जा सकता है या हम क्या अर्पित करेंगे भगवान को, मांग नहीं सकते हैं। तो भगवान की बहुत दुआ है हमारे पर, बहुत मेहरबानी है भगवान की कि आई एम एंजॉइंग माई लाइफ।
Now I am about 68 years old, and till now I am physically and mentally fit and fine, and doing my job. Actively I do all these things. तो और इसके अलावा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप बात करिए मुझसे, मैं आपके हर सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। आपने बताया आप MBBS, ऑब्वियसली आप डॉक्टर हैं, आप MBBS पास आउट हैं। मुझे बताइए कि मेडिकल स्कूल में एक तो कहते हैं बहुत पढ़ना होता है, आप थोड़ा वो बताएंगे कि वो कितना सच है, कितना वो झूठ है, और आप अभी 68 पे भी डॉक्टर हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि इज इट वर्थ इट बीइंग अ डॉक्टर इतनी मेहनत करके? देखो ऐसा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई तो खैर बहुत ज़्यादा है और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, जैसे इंजीनियर या लॉ है या आर्किटेक्ट हैं, या आज के टाइम में बड़े सारे नए नए सब्जेक्ट्स इमर्ज होके आ गए जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। जैसे आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, एनिमेशंस पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए सिर्फ एक ही प्रोफेशन है जहां मरीज के दुख दर्द तकलीफ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन भगवान को सामने रखते हुए। और उसके लिए पढ़ाई तो खैर बहुत ज़्यादा है। आप ये समझिए कि 17 ईयर्स में, मतलब 12th के बाद कहिए या BSc फर्स्ट ईयर के बाद कहिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद में एंट्रेंस होती है, और एंट्रेंस के बाद आप अपने आप को, जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं, तब तक अपने आप को परिवार और समाज से एक तरह से कटा हुआ ही समझें। वो इन द सेंस कि पढ़ाई के लिए बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है यदि आप रियली शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो। सुबह से क्लासेस होती हैं, शाम तक चलती हैं, फिर क्लासेस के बाद प्रैक्टिकल होता है, पेशेंट्स को देखना, सुनना, उनके दुख दर्द को देखना, बांटना। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा तो पढ़ाई की बात आती है, लेबर की बात आती है, तो मेडिकल साइंस में हो सकता है आज के ज़माने में दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हो जिसका मेरे को नॉलेज नहीं है, बट मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। और हर तरह का मरीज देखना होता है, विभत्स से विभत्स एक्सीडेंट में हाथ पैर कट गए, ब्लास्ट में आंतें बाहर निकल आई, जलने से पूरा शरीर काला हो गया, चमड़ी निकल गई। कुछ मरीज ऐसे आते हैं जो एक बीमारी कहलाती गैस गैंग्रीन, उसकी स्मेल के आगे दुनिया की कोई भी उतनी खराब स्मेल नहीं होती होगी, उस पेशेंट को भी हमें उतनी ही शिद्दत से, उतने ही ध्यान से देखना होता है जितने ही शिद्दत और ध्यान से हम एक अच्छे खूबसूरत मरीज को देखते हैं। तो हमारे दिल में वो ध्यान और भाव सब एक हो जाता, पेशेंट इज पेशेंट एंड वी हैव टू गिव द बेस्ट टू द पेशेंट। लेकिन आज की विडंबना थोड़ी बदल चुकी है। पहले डॉक्टर्स और पेशेंट में बड़ा अच्छा रेपो होता था, रिलेशन होता था कि जो पेशेंट को कहा वो फॉलो करता था और वो पेशेंट डॉक्टर में विश्वास रखता था। लेकिन आज की तारीख में ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। हर आदमी गूगल पे पढ़ लेता है, विश्वास रहा नहीं उसको डॉक्टर की बात पे, एक ही सवाल को 10 डॉक्टरों से करेगा। और वैसे ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि भाई दो आदमियों के विचार कभी आपस में मिल नहीं पाते ठीक से, और बस वो उन्हीं बातों का एडवांटेज लेता हुआ लड़ाई करना, डॉक्टर्स के साथ मिसबिहेव करना। अभी भी रिसेंटली किसी डॉक्टर ने सुसाइड किया है, गलत फ्रेमिंग के ऊपर राजस्थान में हुआ है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो मैं एक ही अपनी तरफ से एडवाइस कहूँगा जो कि मेरी पर्सनल एडवाइस है, मे बी इट मे नॉट बी करेक्ट टू एवरीबॉडी, लेकिन आज के टाइम में मेडिकल प्रोफेशन उतना अच्छा एक समाज सेवी प्रोफेशन नहीं रहा जितना पहले था। सिनेरियो बदल रहा है। यदि आप इस सिनेरियो में जहाँ पे कि ऊपर आपके ऊपर वायलेंस हो सकता है, आपको एब्यूज कराया जा सकता है, वो सब सहने की शक्ति रखते हैं,
तो फिर आप मेडिकल प्रोफेशन चूज करिए। अदरवाइज इतनी ही पढ़ाई के बाद में लोग जो इंजीनियर बनते हैं या इन IT सेक्टर्स में जाते हैं, वो कम से कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनका इंटरेक्शन उनके ही लेवल के आदमी से होता है। लेकिन यहाँ पर एक गरीब से गरीब, बगैर पढ़े लिखे से बगैर पढ़ा लिखा भी आदमी आकर आपको कुछ भी कह सकता है। यदि आप में सुनने की शक्ति है, भगवान ने इतनी शक्ति दी है, तो ये प्रोफेशन अच्छा है। अब मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, हड्डी टूटेगी तो या तो सीधी जुड़ेगी या टेढ़ी जुड़ेगी, लेकिन कई बार हम इस टेढ़ी हड्डी को बहुत अच्छा एक्सेप्ट करते हैं, खासकर बच्चों में, जहाँ में ऑपरेशन नहीं करना हो, कुछ नहीं है, इस तरह की हड्डी जुड़ना भी बहुत अच्छा है। लेकिन कायदा ये होता है कि हड्डी ऐसे जुड़े, और ये कोई भी एक बेसमझ आदमी भी कह देगा कि आपने सूत से सूत नहीं मिलाया हड्डी जोड़ने में, और वो आपको आकर फिजिकली या मेंटली और साइकोलॉजिकली हरेस कर सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए यदि आप तैयार हैं, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। भगवान ने एक हमें माध्यम बनाया है कि गरीब से गरीब लोगों की भी हम सेवा कर सकें। आप अच्छा, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन है और आपने क्या बताया, जॉइंट रिप्लेसमेंट। आप ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे की फील्ड और आप करते क्या हैं इस प्रोफेशन में, के बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, ऐसा है, ऑर्थोपेडिक्स का मतलब है बेसिकली बोन्स एंड जॉइंट्स। ऑलराइट, ठीक। यदि हड्डी टूट जाती है तो हम लोग उसको ठीक करते हैं। कोई भी चीज को ठीक करने में दो तरह से काम होता है, या तो कंजर्वेटिव मतलब प्लास्टर लगा के ठीक हो जाएगा, और दूसरा ऑपरेटिव मतलब उसको ऑपरेशन करके ठीक करेंगे। ऑपरेशन का मतलब उसमें रॉड्स, प्लेट्स लगाई जाती हैं, स्क्रूज लगाए जाते हैं। जैसे हमारा काम एक बहुत अच्छी तरह से कहूँ तो पढ़े लिखे ब्लैक स्मिथ या कारपेंटर का होता है। ये इस तरह से रॉड, प्लेट, स्क्रूज होते हैं जो शरीर के अंदर बड़े अच्छे से लगाए जा सकते हैं, लेकिन लगाने की कला आपको आना चाहिए। कोई भी, अब आपका कारपेंटर है, लकड़ी जोड़ता, बहुत अच्छा दरवाजा बना देता, दूसरा कारपेंटर आता, वो उससे भी अच्छा बना सकता है उसी लकड़ी या उसी चीज़ से। सेम थिंग इज विद अस, कि मैं इनको लगाकर एक हड्डी जोड़ के भी दे सकता हूँ और एक बहुत अच्छी तरह के से भी जोड़ के दे सकता हूँ। ये इंडिविजुअल आदमी का अपना हुनर कहिए, ये वो होता है। लेकिन अब जॉइंट रिप्लेसमेंट का है, जैसा कि एजिंग प्रोसेस होती है, एजिंग प्रोसेस से सब चीज़ें धीरे धीरे घिसने लगती हैं, जिसको हम कह सकते हैं वियर एंड टियर होता है। जी। आपने नई गाड़ी ली, बहुत अच्छी दौड़ रही है, थोड़े दिन बाद उसके बैरिंग आवाज़ करने लगते, कुछ सालों में आप जाते हैं मैकेनिक के पास के भाई इसके बैरिंग में आवाज़ आ रही है, वो कहता साहब बैरिंग बदलना है, और बैरिंग बदल देता है, आपकी गाड़ी फिर दौड़ने लगती है। सेम थिंग हमारे शरीर में है। हमारे शरीर के अंदर भी जो जॉइंट्स दिए भगवान ने, वो भी वक्त के हिसाब से घिसते हैं। शरीर के अंदर कम से कम, क्योंकि हम लाइव हैं, जिंदा हैं, शरीर के अंदर एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी से वियर एंड टियर होता रहता है साथ में, और रिपेयर होती जाती है उसकी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, रिपेयर होने की स्पीड वियर एंड टियर से कम रहती है, तो आपके जॉइंट घिस जाते हैं। और जनरली सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, या आज की लाइफ में जो प्रॉब्लम आने लगी, वो जॉइंट रिप्लेसमेंट में नी जॉइंट सबसे ज़्यादा घिसते हैं, क्योंकि हम पढ़ते कुछ है और करते कुछ है। हमारे कुछ जो व्यायाम वाले लोग हैं या आसन सिखाने वाले बाबा लोग, गुरु लोग जो हैं, वो कहते हैं ये करो, आगे झूमो, पीछे लो, गर्दन मोड़ो, पैर मोड़ो, चौकड़ी मारो, ऑल दिस थिंग दिस इज। उससे वियर एंड टियर जॉइंट्स का बढ़ जाता है कुछ स्थिति में, नॉट ऑल। तो जॉइंट जब घिस जाता है तो हमें भी वही करना पड़ता है जो एक कार मैकेनिक ने आपके गाड़ी के पहिए का बैरिंग बदला था, वही हम करते हैं, और हम लोग भी अपने मरीजों के जॉइंट्स बदल देते हैं। ये कुछ इस तरह का जॉइंट होता है, नी जॉइंट प्रोटेक्ट हो जाता है, एंड ये इसको बदल दिया जाता है। तो हमारा काम भी एक तरह से मैकेनिकल जॉब है। मेनली मरीज ठीक है, हम बड़े खुश हैं। मरीज को यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें भी उतना ही दुख होता है जितना मरीज को दुख हो रहा है, कि भाई मैंने अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन मरीज के शरीर ने उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको, एंड द थिंग्स वेंट आउट ऑफ गियर।
ये हमारा प्रोफेशन है। प्लास्टर भी लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, मतलब जैसा रिक्वायरमेंट है, जी। जिस तरह से फ्रैक्चर हुआ है या जिस तरह की प्रॉब्लम है, वी टैकल इट अकॉर्डिंगली। आपने क्या बताया, आप कहाँ रहते थे? जी से ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, सिंधियास के द्वारा बसाया हुआ है। अच्छा। जहाँ पे सिंधिया का स्कूल और हमारा मेडिकल कॉलेज एमपी का सेकंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है। इट हैज स्टार्टेड समवेयर 1946 और 7, है ना। ये इंडिपेंडेंस के पहले ही हमारा कॉलेज बन गया था, और भगवत सहाय, डॉक्टर भगवत सहाय उसके पहले डीन हुआ करते थे, और बहुत पुराना हॉस्पिटल है। मैं जानना चाहूँगा कि अब आप दिल्ली में बेस्ड हैं, और आप अभी भी अपने सरोज हॉस्पिटल, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं? मैं अभी भी एक्टिवली ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ जी। उस हॉस्पिटल में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ पिछले करीब 20 सालों से। ओके। और जो आज मेरे जूनियर्स या कलीग्स जिस स्पीड में वर्क करते हैं, दोज हु आर 30, 35, 40, आई हैव टू कॉम्पीट और गो अलोंग विद देम। सो आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट टू रिमेन टू डू द ऑल वर्क्स। और आपका खुद का भी है, और आप ये मैंने जब 95 में दिल्ली में आ गया था, तो मैंने अपना एक छोटा सा घर बनाया हुआ है, मकान बनाया हुआ है, रेजिडेंस बनाया हुआ है। इसी के बेसमेंट में मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा बेटा और बहू डेंटिस्ट हैं, वो लोग भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस यहीं पे करते हैं, प्लस ऑन कॉल। अच्छा। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि डॉक्टर इज अ रियली टीडियस प्रोफेशन। इट्स अ टीडियस, वी हैव टू बी ऑन द टोज फॉर राउंड द क्लॉक, मीन्स 24 आवर्स वी आर सपोज टू बी इन द सेवा ऑफ पेशेंट। रात को 12 बजे भी यदि सर्दी का मौसम है या गर्मी का मौसम है या बरसात का मौसम है, कभी भी कॉल आ जाएगा कि भाई उस अस्पताल में जिसमें मैं कमिटेड हूँ, उस अस्पताल में रात को कोई पेशेंट आया है एंड ही रिक्वायर माई सर्विसेज, आई एम सपोज टू गो एंड आई स्टिल गोज इवन इन द मिडल ऑफ द नाइट। एक बार का छोटा सा वाक्य बताता हूँ मैं। किसी हॉस्पिटल से मेरे पास फोन आया रात को 4 बजे कि सर पेशेंट आया है, ग्लास इंजरी है, उसके हाथ की सब आर्टरी, वेन और नसें कटी हुई हैं। मैंने खिड़की, दिसंबर और जनवरी का महीना था, खिड़की में झांक के देखा, धुंध कोहरा चारों तरफ था। मैंने उस डॉक्टर से पूछा, मैंने यार तुम्हारी तरफ भी कोहरा है क्या? नहीं सर, यहाँ क्लियर है। इट्स ओके, आई एम कमिंग। घर से निकला हूँ और मेरे को पता नहीं था कि राइट लेफ्ट किधर है, दायां बायां इधर उधर क्या, कोई पता नहीं था। इतना ज़्यादा धुंध, इतनी ज़्यादा धुंध कि मुश्किल से 20 मीटर भी नहीं दिख रहा था। लेकिन चूंकि मैं पिछले कई सालों से इन जगह पर रह रहा हूँ और उस अस्पताल में मैं रेगुलरली जाता हूँ, तो जोग्राफिकल हिसाब से सड़क के लैंडमार्क को देखते हुए गाड़ी धीरे धीरे सड़क के किनारे से चलाता हुआ उस हॉस्पिटल में पहुँचा। फिर मैंने उस डॉक्टर से कहा, मैंने कहा यार कम से कम बता तो देता। सर मैंने अंदर से देखा था, अंदर तो बड़ा क्लियर था सब। बट एनी हाउ आई रीच देयर विद द गॉड्स ग्रेस, डिड माई जॉब। उसकी आर्टरी कटी हुई थी, रात को 5 बजे उसकी आर्टरी रिपेयर करी और भगवान की दुआ से मरीज बिल्कुल फिट था। तो कम्यूटेशन के लिए हम टाइम वक्त नहीं देखते। रजाई में हम सो रहे हैं, दुनिया अपनी आराम से सो रही है, सडनली कॉल आता है और आप रजाई उतार कर हटाकर कपड़े पहन के आपको हॉस्पिटल जाना है। फिर ये नहीं देखना कि रात के 2 बज रहे थे या 4 बज रहे थे। इतना कमिटेड होना पड़ेगा आपको यदि आप इस प्रोफेशन में, इस लाइफ में, इस इंटेंशन से हैं कि वी हैव टू सर्व टू द पब्लिक। आपको पसंद है डॉक्टर बनना? बहुत अच्छा है। बाकी जैसा मैंने अभी कहा कि आज का सिनेरियो बदल गया है, पब्लिक बहुत एग्रेसिव हो चुकी है, गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, नॉट लुकिंग द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स। यू शुड थिंक ट्वाइस रादर थ्राइस टू एंटर इन द मेडिकल फील्ड।
आज के टाइम में कुछ प्रोफेशंस कुछ ब्रांचेस में हमारे अगर डॉक्टर्स एंटर होना ही नहीं पसंद करते हैं, बिकॉज उन ब्रांचेस के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तक गवर्नमेंट नहीं बना पाई, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है ऑर्गन रिप्लेसमेंट, जहाँ पर किडनी या लिवर के लिए रिप्लेसमेंट का है, गवर्नमेंट का कोई भी नॉर्म्स क्लियर नहीं है आज तक। यदि डॉक्टर, वो कभी भी डॉक्टर को पकड़ सकते हैं कि आपने गलत इंटेंशन से, गलत तरह से, गलत चीज़ें बताकर यह रिप्लेसमेंट किया है, आपने किसी मरीज को बचाने के लिए किडनी का रिप्लेसमेंट किया है, एंड देयर वाज ए मैलिफाइड इंटेंशन एंड ऑल दिस थिंग्स, कुछ भी आप ब्लेम लगा सकते हैं। तो ऐसे कई ब्रांचेस में आज की तारीख में डॉक्टर जाना नहीं पसंद करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं आजकल नॉन एक्टिव ब्रांच में जा रहे हैं, बिकॉज पब्लिक ने हमें कंपेल कर दिया है कि वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर एंड दिस इज माई एडवाइस कहिए, चेतावनी कहिए, कुछ भी है। जो नए विद्यार्थी या मेरे बच्चे समझ लीजिए, अब तो मैं बहुत सीनियर हो गया हूँ, तो मेरे बच्चे, ग्रैंड बच्चे जो आना चाहते हैं, दे शुड थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग। दिस इज माई पर्सनल व्यू, नॉट द जनरल व्यू, डोंट टेक इट अदरवाइज। सोचना था, मैं भूल गया। याद आ जाएगा, आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ी नॉलेज शेयर, विजडम शेयर करेंगे हमारे साथ about your life, about what you've learned throughout your life? थोड़ा देखिए, ऐसा है, इस मेडिकल प्रोफेशन में दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, वैसे ये कहा जाता है। हाँ जी। लेकिन मेडिकल साइंस में डॉक्टर बनने के बाद इस फंडे के ऊपर चलना नहीं एडवाइजेबल है, नहीं चलना चाहिए। हम देखते हैं कि पेशेंट हमारा यदि खुश हो जाता है तो हमें वो उस पैसे से कहीं ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जी जी। मेरे पास एक पेशेंट ऐसा भी आया था जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, बुढ़े और बढ़िया 60-65 साल के, किसी जगह लेबर का काम करते थे। वहाँ उसको प्रॉब्लम हुई और बुढ़े बाबा के हाथ में एक प्रॉब्लम होती, गैस गैंग्रीन, जो कि बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी, लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी है, वो हो गई। उसका कॉन्ट्रैक्टर उनको लेके आया और अस्पताल में छोड़ के भाग गया। अब हमारे पास एक ही हल था कि उसके हाथ को हमें कंधे से निकालना था, काटना था, और उसको न तो ठीक से हिंदी आती थी, पैसे की तो बात ही भूल जाइए, एक पैसा नहीं उनके पास। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरा अरेंजमेंट करके, ब्लड अरेंज करके उस पेशेंट का एम्पुटेशन ऐसी स्थिति में किया जो कि सोच नहीं सकते। बाबा ठीक हो गया। उसके बाद जो खुशी प्राप्त होती है हमें, वो पैसे मिलने से कहीं कहीं ज्यादा खुशी प्राप्त होती है किसी पेशेंट को हम बचा लें तो। और जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है इन्हीं सर्कमस्टांसेस में, तो उतना दुख हमें होता है जितना कि उसके परिवार वालों को हो रहा हो। तो इस प्रोफेशन में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। तो अपने को सोच के आना है इस प्रोफेशन में बहुत कुछ। बाकी तो भगवान का दिया हुआ है सब कुछ। जिंदगी का लेना और देना भगवान की इच्छा के ऊपर होता है। कोई हम में से किसी मरीज को बचा नहीं सकता है, कोई मार नहीं सकता है। ऊपर वाला लिखा बचना है, हाथ हमारे लगते, हम एक माध्यम बन जाते हैं मरीज और भगवान के बीच में, बाकी कुछ नहीं है। ये आपने बताया कि ड्यूरिंग सर्जरी किसी की आगे डेथ हो जाती है, तो हम वंडरिंग कि काफी बुरा इफेक्ट होता होगा डॉक्टर के ऊपर। यदि जिस पेशेंट में हम ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अभी पेशेंट के पास कोई पैसा नहीं था, हम लोगों ने अपने पैसों से ही कर करा के उसको बचाया, तो ऐसे में बड़ी खुशी होती है कि भाई देखो हमने जो मेहनत करी उस मेहनत का रिजल्ट हमें मिला जी। तो जो एफ्लुएंट है वो भाई वो तो अपना से भी खर्च कर लेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर और अच्छे दवाइयाँ ला सकते हैं। लेकिन जिन पेशेंट के पास कुछ नहीं है, हम लोगों को कई बार फार्मास्यूटिकल कंपनी वालों से कहना पड़ता है कि भाई हमें ये दवाई आप फ्री में दीजिए,
हमें इस मरीज को देना जो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि दवाई महंगी है, हम भी अपने पास से खरीद के नहीं दे सकते उसको हम दवाई। तो लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले इस काम के लिए जनरली मददगार साबित होते हैं और वो हमें देते हैं। तो बड़ा खुशी होती है हमें कि पेशेंट बचा हमारा, बड़ा अच्छा लगा। जी जी। एक पेशेंट आया था यहाँ रिसेंटली, करीब 10 साल पहले। नोबडी वाज नोइंग, गाड़ी में बस ने उसको हिट करके चला गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, कमर गर्दन से लेके पैर तक की पीछे की पूरी चमड़ी उधड़ गई उसकी। उसकी ड्रेसिंग हम लोग हाथ में उठा के करते थे मरीज को, इतने फ्रैक्चर्स और इतनी चमड़ी गायब थी। पेशेंट ठीक होके गया, बड़ा खुशी हुई हमको। यंग लड़का था, उसके पेरेंट्स नहीं आ पाए जब तक मैं ऑपरेट कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे को उसका पैर काटना था, मेडिकल लीगल पर्पज से हमें पेरेंट्स की या फैमिली मेंबर्स की जरूरत होती जो साइन करें, और उसके लिए बाकी सब ऑपरेशन करता रहा। सिर्फ एम्पुटेशन के लिए आई वॉज टू वेट टिल समबडी केम फ्रॉम हिज फैमिली। अल्टीमेटली उसके फादर 4-5 घंटे में आए, परमिशन ली, बोले डॉक्टर साहब जो आपको लगे बच्चे को बचाने में करिए। वी डिड आवर जॉब। चलता फिरता बच्चा बाद में आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ बड़े अच्छे से गया। बड़ी खुशी होती है जहां हमने एक 1.5 महीने मेहनत करी हो किसी मरीज पे, वो एक फैमिली मेंबर बन जाता है अल्टीमेटली। राइट। आपने बताया कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती है, तो आप क्या बताएंगे कि कैसे रूल्स गवर्नमेंट लगाए जैसे जिससे डॉक्टर्स की हेल्प हो जाए और लाइफ इजी हो जाए? देखिए, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट का मैं क्या मतलब, गवर्नमेंट जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं चल पाती है, और उनके पास जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो सुप्रीम अथॉरिटीज हैं, उनके पास फीडबैक देने वाले जो लोग होते हैं, दे डू नॉट go according to the requirement, they go according to their vote bank। मैं आपको बड़ा पॉलिटिकल चीज बोल रहा हूँ, इसमें बुरा भी लग सकता है, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो डिफरेंट फीलिंग्स भी हो सकती है, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड एट दिस स्टेज, हर चीज हमारे यहाँ पॉलिटिकली ओरिएंटेड होती है, वोट बैंक की राजनीति जिसको हम कहते हैं उस पर होती है। हमारी जो पॉलिसीज बनती हैं वो भी वोट बैंक के ऊपर बनती है। दे नोज कि डॉक्टर्स का परसेंटेज हार्डली शायद 1% या उससे भी कम हो, लेकिन पब्लिक का परसेंटेज हमसे बहुत ज्यादा है। जो डॉक्टर्स को मारने के बाद खुश होते हैं उनका परसेंटेज ज्यादा है। हमारा IMA या DMA या जो भी हमारी जो संस्थाएं हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग संस्थाएं नहीं है जो कि रूल्स को गवर्नमेंट के पास अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए, और गवर्नमेंट सिर्फ वही करती है जहां उनको बेनिफिट मिलता है। बड़ा क्लियर है टू ऑल, नॉट टू प्रेजेंट गवर्नमेंट, बट सिंस लास्ट 50-60 ईयर्स, मेरे फादर भी डॉक्टर थे, मैंने उनका टाइम भी देखा 1960s में, जब मैं थोड़ा होश संभालना शुरू किया था। उस टाइम पेशेंट जो है डॉक्टर्स के ऊपर 100% फेथ करता था, और आज के टाइम में पेशेंट मैं समझता हार्डली 5-10% फेथ करता। उसका मेन फेथ होता है व्हाट्सएप, गूगल और बाकी रिश्तेदारों पर। जी जी। कि उसने कहा ये डॉक्टर अच्छा है तो अच्छा, उसका खराब है तो खराब है। दे विल नॉट सी कि भाई इसने क्या काम करा, खराब हुआ तो क्यों हुआ। उस सर्कमस्टांस में पेशेंट आया जहां उसका ऑपरेशन करना या इलाज करने में फायदा नहीं आ सकता था, डॉक्टर ने ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली नहीं सक्सेस कर पाया उसमें। उन्होंने डॉक्टर को बदनाम करना, मारना, पीटना, फिजिकली थ्रेट करना, जो भी है दे स्टार्ट। गवर्नमेंट शुड थिंक, इसके ऊपर गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि भाई डॉक्टर्स को यदि बचाएंगे तभी कुछ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है कि FIR में डायरेक्टली जो है धारा 302 या 304 मर्डर का केस फ्रेम नहीं हो सकता, लेकिन हर जगह पैसा बोलता है, पॉलिटिकल पावर बोलती है। अभी जो केस हुआ है दौसा में, राजस्थान में, जहां एक लेडी डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, वहां भी यही हुआ। पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना था कि पुलिस ने डॉक्टर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट जाकर FIR लॉन्च कर दी, और अल्टीमेटली डॉक्टर इतने ज्यादा ह्यूमिलेटेड हो गई, वो लेडी डॉक्टर, शी कमिटेड सुसाइड।
तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा इनसे कारण कि भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके सोचने का नजरिया एक वाइड एंगल्ड होता है, हमारा उतना वाइड एंगल नहीं है। हो सकता है मेरी बातों में कुछ चीज़ें ज़्यादा हों या कुछ कम हो, बट गवर्नमेंट हैज टू थिंक ट्वाइस फॉर द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स, कि हाउ दे कैन बी। जब डॉक्टर्स फ्री होगा मेंटली तब वो सर्विसेज बहुत अच्छी दे पाएगा, बनिस्पत की उसके ऊपर एक प्रेशर टंगा हो, बिल्कुल लगा हो कि नहीं इमीडिएटली देना है, तो उतना अच्छा हो सकता है वो परफॉर्म न कर पाए। जुडिशरी में एक केस पर सालों डिस्कशन चलता है और एक जजमेंट आता है लोअर कोर्ट का, अपील होती है, हायर कोर्ट में जाती है, वहां पर जाकर राइट एंगल 180 डिग्री जजमेंट रिवर्स हो जाता है, फिर और हायर कोर्ट में जाता है, फिर जजमेंट रिवर्स हो जाता है। और इन सब प्रोग्राम में कम से कम सालों लगते, 5-5 साल, 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते, एंड फाइनली जो रिजल्ट आता है वहीं कुछ नहीं होता। वहां पर जुडिशरी में सोचने के लिए सालों का वक्त लगा मिला उसको, उसके बाद भी रिजल्ट का कोई पता नहीं कहाँ तक सही था। यहाँ पर डॉक्टर को सोचने के लिए फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का टाइम होता है, यस या नो, ऑपरेट करना है या नहीं करना है, इसको क्या करना है। और यदि उसके ऊपर मेंटल प्रेशर, मेंटल टेंशन है, अटेंडेंट्स का, रिलेटिव्स का या किसी और चीज का, हो सकता है जजमेंट लेने में एरर भी हो सकती है उसकी। तो जब ये मेंटल टेंशन हट जाएगा तो हो सकता है वो फ्री हैंड अच्छे से काम कर सके। तो गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर दैट। आप किसी और कुछ भी किसी चीज के बारे में बात करना चाहेंगे, उसके बाद हम इंटरव्यू खत्म करते हैं ना? एनीथिंग? मेरे ख्याल से प्रोफेशन बहुत अच्छा है, नोबल प्रोफेशन है। जब तक ये प्रोफेशन नहीं रहेगा या हमारे नए डॉक्टर्स नहीं आएंगे, पब्लिक को, जनता को बचाने के लिए दिक्कतें आएंगी। इस प्रोफेशन में आना चाहिए लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए इस प्रोफेशन को कैसे और अच्छी तरह से इसकी सर्विसेज दी जा सके, है ना। और दैट्स ऑल आई कैन से। क्योंकि कई जगह गवर्नमेंट कहता है कि नहीं, आपको अपनी प्रैक्टिस में रेट लिस्ट लगाना पड़ेगी। दिस इज नॉट ए बिजनेस दैट वे। ये कोई बिजनेस नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मेडिकल प्रोफेशन इज नॉट ए बिजनेस। लेकिन शॉर्ट गेन के लिए पॉलिटिकली लोग जो होते हैं वो कुछ ना कुछ पंगे डालकर कि साहब आपको अपने दरवाजे पे लगाना पड़ेगा, कंसल्टेशन चार्जेस ये हैं, प्लास्टर चार्जेस ये हैं, ऑपरेशन चार्जेस ये। नो, हम जैसा भी थोड़ी देर पहले मैंने भी बोला था कि भाई गरीब पेशेंट आता, हम पैसे नहीं लेते, आप बहुत कम लेते हैं। तो वो वी कैन नॉट मेक द लिस्ट फिक्स दैट वे। गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर दैट ट्वाइस, है ना। कि भाई कोई भी चीज गड़बड़ हुई वो डॉक्टर को पकड़ लो, पेशेंट मरा उन्होंने कहा डॉक्टर को पकड़ लो। दैट वे यदि ऐसा ही ये पकड़ने का तो फिर भाई हमारे भुखमरी से लोग ना मरे, हमारे लोग गर्मी से लोग ना मरे। यदि भुखमरी से तो होटल वाले को पकड़ लो जिसकी होटल के सामने मरा है, गर्मी से मरा तो फिर तो भगवान को भी पकड़ लो कि साहब आपने गर्मी इतनी पैदा क्यों कर दी कि साहब मरीज मर गया, बंदा मर गया, या सर्दी इतनी क्यों कर दी कि ठंड से आदमी मर गया। तो इस तरह की चीजें संभव नहीं है। कुछ ना कुछ दे शुड थिंक ओवर दैट। आई थिंक सफिशिएंट हो गया है। बाकी और कुछ आपको पूछना बेटा तो यू कैन थिंक ओवर, यू कैन आस्क मी, है ना। सोहम गुप्ता जी, बहुत अच्छा लगा। भगवान आपको अपनी आपके जो सोच है उसमें आपको तरक्की दे, है ना। जबकि आप अभी 10th क्लास में आए हैं, बट यू हैव टेकन ए गुड लाइन एंड होप God will help you and you should progress and do something better for the country and the humanity. Thank you, doctor. Thanks a lot.